तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो। तो सबसे पहले तो एक्सट्रीमली सॉरी कि वीडियो थोड़ी लेट हो पा रही है। उसके पीछे जो कारण था उसे हम कभी फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है हमारे पास क्या, आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे कुछ बेसिक्स समझाऊंगा। उन बेसिक्स के बाद मैं आपको यहाँ पे एक माइंड मैप समझाऊंगा, जिसके बाद चीज़ें आपके लिए आगे नेविगेट करनी आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं जी आइसोमेरिज्म के बेसिक्स के ऊपर। तो बेसिक्स में आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे पास किस तरह के कंपाउंड होते हैं जो आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसे कंपाउंड आइसोमेरिज्म शो करते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम। जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है सेम और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, डिफरेंट, ठीक है। तो मतलब ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है सेम और फिजिकल या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं डिफरेंट, उस तरह के कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, आइसोमर। और ये जिस प्रोसेस के तहत अपनी प्रॉपर्टीज़ डिफर करके शो करते हैं ना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको ये बात तो आगे होगी समझ। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, आगे मैं सबसे पहले आपको एक माइंड मैप पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो यार ये जो माइंड मैप है ना, इसके थ्रू आपको इतना अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे पास आइसोमेरिज्म के टॉपिक के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना ध्यान से, तो आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास क्या होता है कि जो आइसोमेरिज्म होता है ना, वो जनरली दो टाइप्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है। एक होता है हमारे पास क्या, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब ये जो हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है ना, इसका एक और नाम होता है। वो क्या होता है हमारे पास, वो होता है जी हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। और ये जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म होता है ना, ये आगे हमारे पास 6 तरह का होता है। अब वो जो 6 डिफरेंट टाइप्स हैं वो यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप देख लो अकॉर्डिंगली। अब इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे ना दूसरी साइड, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और ये जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है, ठीक है, इसकी भी फर्दर हमारे पास दो टाइप्स आती हैं। एक आती है हमारे पास क्या, कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, और दूसरा हमारे पास क्या आता है, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। अब ये जो हमारे पास कन्फिगरेशनल और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म होता है ना, इसमें क्या क्या आता है वो मैंने आगे लिखा हुआ है। उसके लिए पेज को थोड़ा ऊपर करते हैं। तो देखो यार, ये जो हमारे पास कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म होता है ना, इसकी आगे फर्दर हमारे पास दो टाइप्स आती हैं। एक आता है हमारे पास क्या, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और दूसरा क्या आता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, अगर हम इसकी बात करें, इस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर हमने क्या पढ़ना है जी, इसके अंदर हम पढ़ेंगे सिस और ट्रांस के बारे में, ठीक है। यहाँ पे ई और जेड भी आता है, उसे पढ़ने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, वो आपको नहीं पूछेंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, ठीक है, तो ये जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है ना, इसके अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि हमारे पास कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसे चेक की जाती है, ठीक है। और इसके साथ साथ ना मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा कि हमारे पास इनेंशियोमर्स क्या होते हैं और मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं। उसके अलावा आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कुछ और पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं। अब इसके आगे अगर हम देखें ना, हमारे पास कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म है, उसमें क्या आता है, यार ये जो हमारे पास कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म होता है ना, ये दरअसल हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर का टॉपिक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हो, आधा उधर पढ़ोगे आधा इधर पढ़ोगे तो चीज़ें क्लटर हो जाएंगी। तो यहाँ पे लगे हाथ यहीं पे पढ़ लो, ठीक है। अब देखो यार, ये जो हमारे पास कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म होता है, इसके अंदर क्या क्या आता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, गिने चुने 2-3 कंपाउंड है जिनके हमारे पास कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म हमें पढ़ने होते हैं, ठीक है। तो उसमें हमारे पास क्या क्या आता है, तो यार उसमें एक हमारे पास आता है इथेन, दूसरा हमारे पास आता है ब्यूटेन, और तीसरा हमारे पास क्या आता है, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। और इनकी जो डिफरेंट टाइप की फॉर्म्स होती हैं, एक्लिप्स होती है, स्टैगर्ड होती है, गॉज होती है, एंटी होती है, ठीक है, चेयर होती है, बोट होती है। इन शेप्स की जो स्टेबिलिटी क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, वो सारी की सारी चीज़ें हमने क्या की है, 1 बाय 1 करके यहाँ पे अच्छे से डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो यार यहाँ पे ना दिल और दिमाग थोड़ा थाम कर बैठना, क्योंकि ये लेक्चर जो है ना, ये पावर पैक्ड है, ठीक है। तो इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और यहाँ पे ना इस लेक्चर को कथा की तरह नहीं सुनना, यहाँ पे साथ में नोट्स बनाना, ताकि आपको इस लेक्चर का मैक्सिमम फ़ायदा मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आते हैं सबसे पहले अपने पहले टॉपिक के ऊपर, ठीक है, कि हमने यहाँ पे क्या पढ़ना है। देखो यहाँ पे ये जो आइसोमेरिज्म का जो हमने क्या पढ़ा, माइंड मैप, इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे जी, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है, इसके आगे जो इसके अंदर हमारे पास क्या आती हैं, 6 डिफरेंट टाइप्स आती हैं। सबसे पहले हम उन 6 डिफरेंट टाइप्स को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम आएंगे किसके ऊपर, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के ऊपर, और उसकी आगे अकॉर्डिंगली जो टाइप्स आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, हमारे पास सबसे पहले है क्या, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो यार ये जो हमारे पास है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन लिखी हुई है उसे आप अपने अकॉर्डिंगली लिख लेना। यहाँ पे जो काम की बात है मैं आपको वो समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो यार अगर हम बात करें ना स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की, तो हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ऐसे कंपाउंड शो करते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, सेम। जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, सेम। और जिनका स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट। यार नाम में यहाँ पे दिख रहा है, क्या पढ़ रहे हैं हम, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे स्ट्रक्चर में कुछ हेर फेर होगा, ठीक है। क्या आपको मेरी बात आ रही है समझ। तो यार ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है ना, यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है सेम, और स्ट्रक्चर में क्या होती है, थोड़ी बहुत ही हेर फेर होती है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, आई मीन टू से कि यहाँ पे स्ट्रक्चर में डिफरेंस आता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ वेरिएशन आती है। अब वो जो स्ट्रक्चर में वेरिएशन आती है वो हमें कैसे पता लगेगी, उसका पता करने के लिए हमें जो इसकी डिफरेंट टाइप की 5-6 टाइप्स आती है वो हमें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है।
उनमें जो पहली टाइप है हमारे पास, हम उसके ऊपर आएंगे, ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा पेज को ऊपर करते हैं। तो देखो यार, सबसे पहली जो टाइप हमने पढ़नी है वो क्या है, चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये जो हमारे पास चेन आइसोमेरिज्म होता है, इसकी जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे लिखी हुई है, इसे आप अपने अकॉर्डिंगली रेफर कर लेना। देखो यार, यहाँ पे जो काम की बात है मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखो यार, ये जो हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर चेन आइसोमेरिज्म आता है, ठीक है। देखो यहाँ पे चेन लिखा हुआ है, इट मीन्स दैट कुछ चेन में हेर फेर होने वाली है। तो यार, ये जो चेन आइसोमेरिज्म होता है ना, यहाँ पे क्या होता है कि जो मेन कार्बन की चेन होती है, यहाँ पे क्या होता है, जो मेन कार्बन की चेन होती है। देखो, आप जब भी किसी कंपाउंड का IUPAC नाम लिखते हो तो एक मेन कार्बन की चेन को सिलेक्ट करते हो। वो जो एक लंबी मेन कार्बन की चेन होती है ना, उसमें हेर फेर आएगी। आई मीन टू से कि वो जो मेन कार्बन चेन आएगी ना, उसकी लेंथ में वेरिएशन आएगी, मतलब उसमें जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आते हैं ना, उसमें डिफरेंस आएगा। मतलब यहाँ पे ना आपको कोई दो कंपाउंड दिए होंगे, वो जो दो कंपाउंड दिए होंगे ना, उनमें जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो एग्जैक्टली सेम होंगे, लेकिन उनमें जो मेन चेन आएगी ना, उसमें डिफरेंस होगा। अब ये बात आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आए, उसके लिए हम क्या करते हैं, आगे एग्जाम्पल्स के ऊपर चलते हैं। अब देखो यार, यहाँ पे ना एक बात आप याद रखना साथ में, हमारे पास क्या होता है, जो चेन आइसोमेरिज्म को शो करने के लिए ना, कंपाउंड के पास कम से कम 4 कार्बन एटम होने चाहिए, ठीक है। अब अगर आप सोच रहे हैं 4 ही क्यों होते हैं, क्योंकि यार 3 कार्बन से ना कोई चेन नहीं बनती, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे 4 कार्बन एटम, तो 4 कार्बन एटम का जो सबसे सिंपलेस्ट अल्केन होता है वो क्या होता है सर, वो तो हमारे पास ब्यूटेन होता है। अब देखो यार, यहाँ पे ये जो पहला कंपाउंड है, क्या इसमें मेन कार्बन चेन यही बन रही है जिसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, मुझे बताओ कि मेन कार्बन चेन यही बन रही है। हाँ जी सर, यही बन रही है। अच्छा मुझे बताओ, इस कंपाउंड का यहाँ पे IUPAC नाम क्या आएगा सर? यहाँ पे तो सब्स्टिट्यूएंट कोई जुड़ा नहीं, तो सीधा नाम कहाँ से शुरू होगा, वर्ड रूट से। तो लिखो यहाँ पे आगे सर ब्यूट, लिख लिया जी ब्यूट, क्योंकि सर 4 कार्बन है। आगे मुझे बताओ, ये जो 4 कार्बन आइटम है जो यहाँ पे स्ट्रेट चेन में जुड़े, इनके बीच में किस तरह का बॉन्ड है? ओबियसली सिंगल बॉन्ड दिख रहा होगा आपको। तो आगे क्या आप लिखोगे, ब्यूटेन। अब देखो ये सारे के सारे स्ट्रेट चेन में जुड़े, तो हम आगे क्या लिखते हैं, एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन का मतलब क्या होता है, नॉर्मल ब्यूटेन, स्ट्रेट चेन ब्यूटेन। अब अगर इसके एडजेसेंट में जो कंपाउंड लिखा हुआ है, अगर आप उसकी तरफ देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको दिखना चाहिए कि हमारे पास क्या है, कि ये जो कंपाउंड है इसमें जो मेन कार्बन चेन है, क्या वो यही है जिसे मैं मार्क कर रहा हूँ? हाँ जी सर, वो बिल्कुल वही है जिसे आप मार्क कर रहे हो। तो अब मुझे बताओ, इस कंपाउंड की हम आप नंबरिंग किस साइड से करोगे? सर नंबरिंग हम जब करते हैं, हम ध्यान में क्या रखते हैं, जो सब्स्टिट्यूएंट होता है उसे छोटे से छोटा नंबर मिले। अब इस कंपाउंड में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप नंबरिंग लेफ्ट से करो या राइट से करो। ये जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे जुड़ा हुआ है, कौन सा, ये जो हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, ये जो हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, इसे कौन सा नंबर मिलेगा सर? 2 मिलेगा। अब मुझे बताओ, इस कंपाउंड का IUPAC नाम क्या आएगा सर? हम जब IUPAC नाम लिखते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट का नाम। अब मुझे बताओ, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट क्या जुड़ा हुआ है सर? यहाँ पे तो मिथाइल जुड़ा हुआ है। अब मुझे बताओ कौन से कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है सर? यहाँ पे तो कार्बन नंबर 2 के साथ जुड़ा हुआ है। लिखो फिर हमारे पास यहाँ पे क्या, 2 मिथाइल। हाँ जी सर, हमने लिख लिया 2 मिथाइल। अब मुझे बताओ, ये 2 मिथाइल के बाद, अब इसके बाद मुझे बताओ, यहाँ पे जो मेन चेन है, मेन चेन में कितने कार्बन है सर? यहाँ पे तो 3 कार्बन है, तो वर्ड रूट क्या आएगा सर? प्रोप। 2 मिथाइल प्रोप। हाँ जी सर, हमने लिखा 2 मिथाइल प्रोप। अब मुझे बताओ, ये जो मेन चेन है इसमें किस तरह के बॉन्ड है सर? सिंगल बॉन्ड है, तो आगे लिखो एन, 2 मिथाइल प्रोपेन। अब यहाँ पे जिस बात के ऊपर आपको अपने दिमाग शरीफ को लाना है, वो कौन सी बात है? वो ये है, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे आपको दिखना चाहिए, एक जगह पे लिखा हुआ है ब्यूट और एक जगह आपको यहाँ पे दिखना चाहिए प्रोप। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो चेन आइसोमेरिज्म होते हैं, देखो देखो मैंने यहाँ पे क्या बोला था, यहाँ पे ना मेन कार्बन आइटम की चेन डिफरेंट होती है। यहाँ पे वर्ड रूट यही चीज़ बताता है कि जो मेन कार्बन की चेन है वो डिफरेंट है। देखो यहाँ पे ब्यूट, ब्यूट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो कंपाउंड में मेन चेन है वो 4 कार्बन की है, और ये जो दूसरे वाला है इसमें हमारे पास मेन चेन कितनी है, इसमें यार 3 की है। ओबियसली आपको दिखनी चाहिए ना। तो यहाँ पे आपको ये बात क्लियर कट दिखनी चाहिए कि हमारे पास क्या है, जो मेन चेन है, मेन चेन में ही हेर फेर है, मेन चेन में ही गड़बड़ी है, मेन चेन में ही वेरिएशन है, मेन चेन की जो लेंथ है उसमें ही थोड़ा फर्क है। आई थिंक आपको ये बात समझ आई होगी किसकी, जो आइसोमर्स हैं किसके, ब्यूटेन के। अब इसके अलावा अगर आप दूसरी एग्जांपल देखोगे, हमारे पास क्या चेन आइसोमर्स किसके, पेंटेन के। तो यहाँ पे मुझे बताओ यार, ये जो पहला कंपाउंड है, पहले कंपाउंड में मुझे बताओ मेन चेन कौन सी है सर? यहाँ पे तो हमें मेन चेन यही दिख रही है, कि आपको ये मेन चेन दिख रही है। आई थिंक आपको ये मेन चेन दिखनी चाहिए। अगर नहीं दिख रही तो आंखों को थोड़ा निकालो, स्क्रीन के पास लाओ और दोबारा देखो ध्यान से। अब मुझे बताओ, इस कंपाउंड का IUPAC नाम क्या आएगा सर? IUPAC नाम लिखने के लिए हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट का नाम। तो यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं है, तो नाम फिर कहाँ से शुरू होगा सर? नाम तो सीधा वर्ड रूट से शुरू होगा। अब वर्ड रूट में मुझे बताओ, मेन चेन में कितने कार्बन आइटम है सर? 5 है, तो नाम क्या आएगा, पेंट। अब मुझे बताओ, ये जो मेन चेन है, मेन चेन में जो कार्बन आइटम्स है उनके बीच में किस तरह का बॉन्ड है सर? यहाँ पे तो हमारे पास सिंगल है, तो क्या आएगा आगे सर? पेंट एन। अब यहाँ पे सारे के सारे जो कार्बन आइटम्स हैं वो स्ट्रेट चेन में जुड़े होते हैं, इसलिए हम इसका नाम क्या लिख देते हैं, इसका नाम हम लिखते हैं जी एन पेंटेन। एन पेंटेन का मतलब क्या, नॉर्मल पेंटेन, स्ट्रेट चेन पेंटेन। तो ये जो पहला कंपाउंड है इसका जो नाम होता है वो तो हमें पता लग गया। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखोगे ना आगे, तो यहाँ पे मुझे बताओ,
इस कंपाउंड में मेन चेन क्या है सर, यहाँ पे मेन चेन आती है कुछ ये वाली। क्या आपको ये बात आती है समझ? आई थिंक आपको ये बात आनी चाहिए समझ। अब मुझे बताओ यहाँ पे नंबरिंग आप कौन सी साइड से करोगे, लेफ्ट साइड से करोगे या आप राइट साइड से करोगे, मुझे इस बात का जवाब दो। सर यहाँ पे हम नंबरिंग करेंगे लेफ्ट साइड से। क्यों? क्योंकि सर हमारे पास क्या होगा, ये जो मिथाइल ग्रुप जुड़ा है ना, इसे छोटे से छोटा नंबर मिल जाएगा। क्या मिलेगा नंबर सर? 2 मिलेगा। सर अगर राइट से करते हैं तो इसे नंबरिंग कौन सी मिलेगी? 3। अब मुझे बताओ इस कंपाउंड का IUPAC नाम क्या आता है? सर इस कंपाउंड का जो हमारे पास IUPAC नाम आता है, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट का नाम। अब मुझे बताओ यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे जुड़ा है? सर हमारे पास यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट है वो जुड़ा हुआ है कहाँ पे? 2 की पोजीशन पे। अब मुझे बताओ ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये है क्या चीज़ है? सर ये तो मिथाइल है। अब इसका नाम क्या आएगा IUPAC? सर हम यहाँ पे लिखेंगे 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। अब इसके आगे मुझे बताओ जो मेन कार्बन चेन है, मेन कार्बन चेन में कितने कार्बन एटम्स हैं? सर यहाँ पे तो 4 हैं। तो आगे लिखो हमारे पास वर्ड रूट क्या? ब्यूट। सर हमने लिखा आगे ब्यूट। अब मुझे बताओ ये जो मेन चेन है इसमें कार्बन एटम्स के बीच में किस तरह का बॉन्ड है? सर यहाँ पे तो सिंगल बॉन्ड है। तो आगे लिखो N, 2 मिथाइल ब्यूटेन इसका नाम आ जाएगा जी। तो ये इस कंपाउंड का हमारे पास क्या आता है? IUPAC नाम आ जाता है। क्या आपको ये बात आती है समझ? अब इसके आगे अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, ये जो हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास है थर्ड वाला कंपाउंड, इसमें मेन चेन क्या आती है? क्या इसमें मेन चेन यही है जिसे मैं मार्क कर रहा हूँ? देखो मुझे इस बात का जवाब दो, क्या इसमें मेन चेन यही आती है? आई थिंक आपको ये आनी चाहिए समझ। तो अब आपने मेन चेन तो मार्क कर लिया। अब मुझे बताओ यहाँ पे नंबरिंग आप कौन सी साइड से करोगे? सर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये जो मिथाइल ग्रुप 2 जुड़े हुए हैं इन दोनों को नंबर 2 ही मिलना है। अब मुझे बताओ इस कंपाउंड का IUPAC नाम क्या आएगा? यार आप टाइम वेस्ट नहीं करो, स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे बताओ। सर हम यहाँ पे लिखेंगे 2,2 डाई मिथाइल, 2,2 डाई मिथाइल, 2,2 डाई मिथाइल। आगे क्या आता है? प्रोपेन। तो ये आ गया इस कंपाउंड का हमारे पास क्या? IUPAC नाम। अब मुझे बताओ यार यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हमारे पास क्या, जो पहले वाला कंपाउंड है इसमें जो मेन चेन है वो कितने कार्बन आइटम्स की है? सर वो तो 5 कार्बन आइटम्स की मेन चेन है। नीचे वाला जो कंपाउंड है बीच वाला, इसमें मेन चेन कितने कार्बन की है? सर यहाँ पे तो 4 कार्बन आइटम्स की मेन चेन है। अब उससे जो नीचे वाला कंपाउंड है इसमें मेन चेन कितने कार्बन की है? सर यहाँ पे हमारे पास 3 कार्बन आइटम्स की मेन चेन है। तो यार यही बात तो मैं आपको 10 मिनट से समझा रहा हूँ। यहाँ पे ये जो हमारे पास चेन आइसोमेरिज्म होता है ना, इसमें जो कंपाउंड आते हैं उन कंपाउंड में मेन चेन में ही फ़र्क होता है। देखो यहाँ पे आपको मेन चेन में ही गड़बड़ी दिख रही है। देखो कंपाउंड तो एक ही है, कंपाउंड तो एक ही है, कौन सा? पेंटेन। सब में आपको कार्बन आइटम्स का नंबर 5 दिखेगा और हाइड्रोजन आइटम्स का नंबर 12 दिखेगा। तो यार यहाँ पे फ़र्क सिर्फ और सिर्फ आता है मेन चेन का। ठीक है, देखो पहले वाला जो कंपाउंड है उसमें मेन चेन 5 कार्बन आइटम्स की, उसके जो बाद वाला उसमें 4 की, और उसके जो लास्ट वाला उसमें कितनी? 3 कार्बन आइटम्स की मेन चेन। जो मेन चेन में कार्बन आइटम्स के नंबर में वेरिएशन आती है। आई थिंक आपको ये बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो इस बात को दोबारा रिपीट करके देखो। आगे अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो आपको दिख रहा होगा हमारे पास क्या? रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ये जो रिंग चेन आइसोमेरिज्म है ये भी हमारे पास किसके अंदर आता है? ये भी हमारे पास एक टाइप होती है किसकी? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। यार देखो ये जो इसकी डेफिनेशन है, ठीक है, इसकी जो ये डेफिनेशन है इसे आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। यहाँ पे जो काम की चीज़ है, जो मुद्दे की बात है ना, जिस चीज़ को आपको समझना है, जिसके थ्रू आपके यहाँ पे सवाल निकलेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। तो यार यहाँ पे ना मैं आपको जो अब एक बात बोलने वाला हूँ वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। मतलब रिंग चेन आइसोमेरिज्म के जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपके जहन में ये बात नहीं होगी तो आपसे सवाल नहीं निकलेंगे। तो यहाँ पे एक बात याद रखना कि रिंग चेन आइसोमेरिज्म को शो करने के लिए कंपाउंड के पास एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो कि कंपाउंड के पास क्या होना चाहिए? एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। अब बोलेंगे सर हम इस डबल बॉन्ड का क्या करेंगे? डबल बॉन्ड को हम तोड़ते हैं और रिंग बना देते हैं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? मतलब जो एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड होगा ना, स्ट्रेट चेन जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा, जिसमें डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो, अगर ट्रिपल होगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? मतलब वो जो डबल बॉन्ड या जो ट्रिपल बॉन्ड होगा उसमें से एक जो बॉन्ड होगा ना उसे हम तोड़ेंगे और उस बॉन्ड को तोड़ के हम क्या करेंगे? साइक्लिक स्ट्रक्चर बना देंगे। मतलब जैसे देखो आपके पास एक डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में क्या होता है? एक होता है सिग्मा बॉन्ड और दूसरा क्या होता है? पाई बॉन्ड। वो जो पाई बॉन्ड होता है उसको हम तोड़ के क्या करते हैं? साइकिल बना देते हैं। अब सोचो आपके पास एक ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में हमारे पास क्या होता है? सर एक सिग्मा और 2 पाई। वो जो 2 पाई होते हैं ना उसमें से एक पाई बॉन्ड को हम तोड़ते हैं और साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब ये जो मैंने दास्तान जो भी बोली है इसे मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझाता हूँ। यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको क्या दिख रहा है? देखो हमारे पास एग्जाम्पल में आपको 2 कंपाउंड दिख रहे हैं। एक दिख रहा है हमारे पास क्या? प्रोपीन, और दूसरा क्या दिख रहा है? साइक्लोप्रोपेन। अब देखो यहाँ पे ये जो हमारे पास प्रोपीन है, इस प्रोपीन में आपको एक डबल बॉन्ड दिख रहा है।
हाँ जी सर, हमें दिख रहा है। डबल बॉन्ड में एक क्या होता है सर, एक सिग्मा और एक पाई। ये जो पाई बॉन्ड है इसे तोड़ो। सर हमने तोड़ दिया। जब आप इसको तोड़ते हो, इस पाई बॉन्ड को तोड़ते हो, और ये जो कोने वाले 2 कार्बन है, हाँ जी सर, हमें एक कार्बन एटम ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है। अब इन दोनों को जोड़ देना, और बाकी कोई परवाह, कोई चिंता करने की रिक्वायरमेंट नहीं। बस डबल बॉन्ड तोड़ो और ये जो हमारे पास कोने वाले, जो कॉर्नर वाले कार्बन होते हैं, उन्हें जोड़ दो। अब अगर आप चिंता में पड़ गए कि सर इनकी वैलेंसी कैसे एडजस्ट होगी, यार हाइड्रोजन एटम चिपका देना। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे आपको इस कार्बन, ये जो देखो जितने कॉर्नर्स होते हैं उतने कार्बन एटम होते हैं। तो यहाँ पे 3 कॉर्नर्स दिख रहे ट्रायंगल के, तो यहाँ पे 3 कार्बन एटम्स होंगे। अब देखो हर एक कार्बन एटम ने 2-2 हमारे पास बॉन्ड बनाए हुए हैं, टोटल 4 बनाता है। तो यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन एटम्स आएंगे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? यहाँ पे भी हमारे पास क्या आएगा, 2 हाइड्रोजन एटम्स आएंगे। और यहाँ पे भी हमारे पास क्या आएगा सर, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन एटम्स आएंगे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? अब अगर आपको पहली एग्जाम्पल समझ आ गई है, इसके बाद मैं आपको यहाँ पे 2-3 और एग्जाम्पलें बता देता हूँ, जिसके थ्रू ये कॉन्सेप्ट आपका ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको क्या दिख रहा है सर, हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ब्यूटीन और साइक्लोब्यूटेन। अच्छा मुझे बताओ, ये जो हमारे पास ब्यूटीन है, इस ब्यूटीन में आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है? हाँ जी सर दिख रहा है। इस डबल बॉन्ड को तोड़ो। तोड़ फोड़ में तो आप वैसे ही बहुत होशियार हो। अब इस डबल बॉन्ड को आपने तोड़ दिया जी, ठीक है। तोड़ने के बाद क्या करोगे सर, ये जो कॉर्नर वाले 2 कार्बन एटम्स हैं, इन 2 कार्बन एटम्स को हम क्या करेंगे, आपस में अटैच कर देंगे। तो देखो जब इन्हें आप अटैच करोगे, क्या आपको ये स्ट्रक्चर मिलेगा? हाँ जी सर मिलेगा। वैलेंसी की चिंता करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। जैसे ऊपर आपने देखा, देखो ये जितने कॉर्नर्स हैं उतने हमारे पास क्या होता है, कार्बन एटम्स होते हैं। क्या ये बात सही है? हाँ जी सर सही है। अब देखो हमारे पास ये जो कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम ने हमारे पास क्या किया, 2 बॉन्ड बनाए। बाकी और कितने बनाएगा सर? 2 बनाएगा। वो 2 आप क्या करोगे, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम चिपका दो अपने अकॉर्डिंगली। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? ऐसे यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन एटम आ जाएंगे इस कार्बन के पास। इस कार्बन के पास भी हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम्स आ जाएंगे, और इस कार्बन के पास भी हमारे पास क्या आएगा, 2 हाइड्रोजन एटम्स आ जाएंगे। आई थिंक आपको ये बात आई होगी समझ। यहाँ पे दोनों कंपाउंड, चाहे आप लेफ्ट वाले की बात करो चाहे राइट वाले की बात करो, दोनों में हमारे पास कार्बन एटम्स का नंबर 4 है, हाइड्रोजन एटम्स का नंबर 8 है। ठीक है, ये बात आप हमेशा याद रखना, जो मैंने आपको पहले बोली थी। आइसोमेरिज्म होने के लिए हमारे पास क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही है। अगर आप यहाँ पे काउंट करोगे ध्यान से तो आपको दिख जानी चाहिए ये बात। तो देखो यार, यहाँ पे आपको रिंग चेन में इतनी बात तो आई थिंक आस्ता आस्ता दिमाग में पड़ रही होगी कि हम क्या करते हैं, जो एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड होता है ना, जो एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड होता है, उसमें जो हमारे पास पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड को तोड़ते हैं और रिंग बना देते हैं। तो दरअसल रिंग चेन में यही कहानी चल रही होती है। क्या होता है, जो एक पाई बॉन्ड होता है ना हमारे पास किसमें, स्ट्रेट चेन में, उसे हम तोड़ते हैं, उसे एक रिंग बना देते हैं। आई थिंक आपको ये बात आ रही होगी समझ। अब अगर आपको यहाँ तक ये 2 एग्जाम्पलें समझ आ गई हैं, इसके बाद हम चलते हैं जी आगे अपनी एग्जाम्पल नंबर 3 के ऊपर। देखो यार, ये जो आगे हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 है, इसमें क्या गिवन है सर, इसमें हमें गिवन है ब्यूटाइन और साइक्लोब्यूटीन। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? ये जो ब्यूटाइन है, ब्यूटाइन में आपको क्या दिख रहा है सर, यहाँ पे तो हमें एक ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है। तो ट्रिपल बॉन्ड में, ओए मेरी बात सुनो ध्यान से। अब मुझे बताओ, ये जो ट्रिपल बॉन्ड होता है इसमें क्या होता है सर, यहाँ पे तो एक सिग्मा 2 पाई। अब ये जो 2 पाई हैं, इनमें से एक पाई बॉन्ड को तोड़ना। यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड्स को नहीं तोड़ देना गलती से, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे सर, ये जो कॉर्नर वाले 2 हमारे पास कार्बन आइटम है, इन्हें हम अटैच कर देंगे। तो करो अटैच। अटैच करने के बाद मुझे बताओ, क्या इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा? देखो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बचा हुआ है, वही पाई बॉन्ड आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? अब इसके अलावा जो वैलेंसी है उसे आप सेटिस्फाई कर लो अकॉर्डिंगली हाइड्रोजन एटम को चिपका के। देखो हमारे पास लेट से ये वाला कार्बन एटम है, ठीक है। इस कार्बन एटम ने हमारे पास कितने बॉन्ड बनाए सर? इसने तो 3 बनाए। टोटल कार्बन एटम कितना बनाता है सर? 4 बनाता है। तो मुझे बताओ, इसने 3 बनाए, अब चौथा बॉन्ड जो है वो किससे बनाएगा सर? वो तो हाइड्रोजन एटम से बनाएगा। तो यहाँ पे चिपका दो एक हाइड्रोजन एटम। अब सिमिलरली अगर आप इसे नीचे वाले कार्बन एटम की तरफ देखोगे ना, तो यहाँ पे इस कार्बन एटम ने भी हमारे पास 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं। अब ये जो चौथा बॉन्ड है वो किससे बनाएगा सर? ये भी हाइड्रोजन एटम से बनाएगा। क्या आपको ये बात आती है समझ? आई थिंक आपको ये बात आनी चाहिए समझ। अब इसके जो लेफ्ट वाला देखो, इस कार्बन एटम ने हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं। अभी जो बाकी के बचे हुए 2 बॉन्ड है वो किससे बनाएगा सर? वो तो हाइड्रोजन एटम से बनाएगा। क्या आपको ये बात आती है समझ? अब सिमिलरली इसके जो ऊपर वाला कार्बन एटम है, इसने भी 2 बॉन्ड बनाए हुए। अब ये जो बाकी वाले बचे 2 बॉन्ड है वो किससे बनाएगा सर? वो तो हाइड्रोजन एटम से बनाएगा। अब ये जो हमारे पास कंपाउंड है कौन सा, ब्यूटाइन, और ये जो साइक्लोब्यूटीन है, अगर आप इन दोनों की तरफ देखोगे ना, इन दोनों कंपाउंड्स में कार्बन एटम का नंबर 4 है और हाइड्रोजन एटम्स का नंबर 6 है। आई थिंक आपके दिमाग में, आपके जहन में ये बात आ रही होगी कि हमारे पास रिंग चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है। अब अगर आपको यहाँ तक ये बात आ गई ना समझ, इसके बाद मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। देखो यार, हमारे पास ये जो नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे हमें क्या गिवन है सर? यहाँ पे गिवन है हेक्सीन और साइक्लोहेक्सेन। देखो हेक्सीन में आपको कहीं पे डबल बॉन्ड दिख रहा है सर, हमें यहाँ पे एक डबल बॉन्ड दिख रहा है। तो तोड़ो इस डबल बॉन्ड को। सर हमने तोड़ दिया इस डबल बॉन्ड को। अब इसके बाद क्या करोगे सर? ये जो कॉर्नर वाले कार्बन आइटम्स हैं इन्हें हम अटैच कर देंगे। अच्छा मुझे बताओ, तो इसके बाद आपको क्या ऑब्टेन होगा
सर यहाँ पे 6 कार्बन एटम्स थे और यहाँ पे एक ही डबल बॉन्ड था, उसे हमने तोड़ दिया तो हमें जो स्ट्रक्चर मिला वो कुछ इस तरह से दिखता है। अच्छा मुझे बताओ, ये जो कंपाउंड है, जो ये साइक्लिक फॉर्म में है, इसका नाम क्या है? सर इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन। ये आपने पहले लेक्चर में पढ़ा हुआ है, ध्यान से अगर आपके दिमाग में होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम चलते हैं जी आगे अपनी नेक्स्ट टाइप के ऊपर। तो देखो यार, इसके बाद हम क्या करते हैं, अपनी नेक्स्ट टाइप के ऊपर आते हैं। तो देखो यार, ये जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप है, इसमें हमने क्या पढ़ना है? इसमें हमने पढ़ना है जी हमारे पास क्या, पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसकी जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे लिखी हुई है, इसे आप अपने अकॉर्डिंगली देख लें। अब देखो, इसमें जो मेन चीज़ है, जो मेन समझने वाली बात है ना, वो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो यार, ये जो हमारे पास पोजिशनल आइसोमेरिज्म होता है, ठीक है, यहाँ पे जो मेन क्रक्स है, जो मेन समझने वाली बात है, वो पता क्या है? देखो, ये जो पोजिशनल आइसोमेरिज्म होता है ना, यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, डिफर कर जाती है। मतलब पहले कहीं होगा, बाद में कहीं और होगा। तो यार यहाँ पे क्या होता है, ये जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होता है, ज़रूरी नहीं कि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप ही हो, कोई सब्स्टिट्यूएंट भी हो सकता है। मेरी बात समझ पा रहे हो? जैसे हमारे पास फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, ठीक है। और इवन हमारे पास डबल बॉन्ड जो होते हैं वो भी हो सकते हैं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड वो भी हमारे पास हो सकते हैं, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या आते हैं, प्राइमरी सफिक्स में आते हैं। तो मतलब कोई भी जो चीज़ होगी उसकी पोजीशन यहाँ पे डिफर कर जाती है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? हेयर, यहाँ पे क्रक्स में अगर आप देखोगे, यहाँ पे क्या लिखा है, हेयर सब कुछ सेम रहता है, एक्सेप्ट हमारे पास क्या होता है, जो पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप की होती है या सब्स्टिट्यूएंट या जो मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं ना, डबल या ट्रिपल बॉन्ड, इनकी पोजीशन हमारे पास शिफ्ट कर जाती है, चेंज कर जाती है। चीज़ें सारी सेम रहती हैं, दरअसल इनकी पोजीशन आगे पीछे हो जाती है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? अब ये चीज़ आपको दरअसल कैसे अच्छे से समझ आएगी, उसके लिए हमें कुछ क्वेश्चन देखने पड़ेंगे। अगर आप यहाँ पे देखोगे एग्जाम्पल नंबर 1 में, यहाँ पे लिखा हुआ है जी हमारे पास क्या, प्रोपेन 1 ओल, और आगे क्या लिखा है, प्रोपेन 2 ओल। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, ये जो हमारे पास क्या होता है, प्रोपेन 1 ओल और प्रोपेन 2 ओल, ये दोनों के दोनों आपस में होते हैं जी फंक्शनल आइसोमर। अब इनमें जो फॉर्मूला होता है, देखो उसमें क्या होता है, 3 कार्बन होते हैं, 8 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना यहाँ पे हमारे पास, तो ये जो प्रोपेन 1 ओल है, अब मैं इसे यहाँ पे अगर ऐसे यहाँ पे मेन चेन को अगर मैं मार्क करूँ, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो मेन चेन है, मेन चेन के कार्बन नंबर 1 के साथ हमारे पास क्या जुड़ा हुआ है? सर यहाँ पे तो हमारे पास अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाता है? इसका नाम हो जाता है जी हमारे पास क्या, प्रोपेन 1 ओल। यार ये जो नाम वाला मसला है ना, ये हम पहले पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है, आई थिंक वो आपको समझ आया होगा। अब इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखोगे ना दूसरे में, तो दूसरे में यहाँ पे मेन चेन के साथ मुझे बताओ कहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, अल्कोहल। सर ये तो हमारे पास कार्बन नंबर 2 के साथ जुड़ा हुआ है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे दरअसल होता पता क्या मसला है, यहाँ पे ये जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होता है, या जो सब्स्टिट्यूएंट होगा, या जो हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड में जो चीज़ होगी, दरअसल उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, देखो यार, ये जो हमारे पास प्रोपेन 1 ओल है, प्रोपेन 1 ओल में हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है कौन सा, अल्कोहल, इसकी पोजीशन क्या है? इसकी पोजीशन सर हमारे पास क्या, कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच है। और अगर दूसरे में देखोगे हमारे पास क्या, प्रोपेन 2 ओल की तरफ अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है कौन सा, जो OH है, जो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, ये हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट है? सर ये हमारे पास प्रेजेंट है क्या, कार्बन नंबर 2 के पास। तो दरअसल यहाँ पे ना पोजीशन का ही मसला चल रहा होता है, मतलब पहले कहीं पे चीज़ होगी, बाद में कहीं और प्रेजेंट होगी, ठीक है। अब अगर आपको ये पहली एग्जांपल समझ आ गई ना, इसके बाद हम आपको एक और एग्जांपल दिखाते हैं जी। अब अगर आप नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ देखोगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? सर यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 क्लोरोप्रोपेन और दूसरा क्या है हमारे पास, 2 क्लोरोप्रोपेन। तो ये जो दो कंपाउंड होते हैं ना, दरअसल ये दो भी हमारे पास क्या होते हैं, ये होते हैं जी हमारे पास क्या, फंक्शनल आइसोमर्स। अब मुझे बताओ, यहाँ पे आपको दिखना चाहिए यार, अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये आ गई हमारे पास मेन चेन। मेन चेन के कार्बन नंबर 1 के साथ क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है। अब अगर आप यहाँ पे दूसरे की तरफ देखोगे ना, दूसरे कंपाउंड में, तो यहाँ पे मुझे बताओ, ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन जो सब्स्टिट्यूएंट है, ये कौन से कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है? सर ये तो कार्बन नंबर 2 के साथ जुड़ा हुआ है। तो देखो यार, यहाँ पे होता क्या मसला है, ये जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट होता है ना, या ये जो हमारे पास क्या होता है, जो फंक्शनल ग्रुप होता है, या जो हमारे पास डबल बॉन्ड होगा, इसकी पोजीशन हमारे पास चेंज हो जाती है। देखो यहाँ पे ये जो हमारे पास क्लोरीन है, ये हमारे पास कौन से कार्बन के साथ अटैच है? सर ये तो कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच है। अब अगर आप दूसरे में देखोगे ना, दूसरे कंपाउंड में, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? सर यहाँ पे भी हमारे पास क्लोरीन अटैच है, लेकिन ये हमारे पास कौन से कार्बन के साथ है, 2 के साथ। तो दरअसल कहने का मतलब यही है कि ये जो हमारे पास फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं ना, इनमें हमारे पास क्या होता है, ये जो फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, ये जो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं ना, चीज़ें एज इट इज़ सेम रहती हैं, चीज़ें तब्दील नहीं होती, चीज़ें चेंज नहीं होती, बल्कि उनकी सिर्फ पोजीशन चेंज हो जाती है। आई थिंक आपको ये बात आई होगी समझ, ठीक है। अगर आपको एग्जाम्पल नंबर 2 भी समझ आ गई, इसके बाद हम चलते हैं अपनी एग्जाम्पल नंबर 3 के ऊपर। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना एग्जाम्पल नंबर 3 में, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिखना चाहिए हमारे पास क्या, ब्यूट 1 इन, और हमारे पास क्या दिख रहा है आपको, ब्यूट 2 इन। यार ये जो हमारे पास ब्यूट 1 इन और ये जो ब्यूट 2 इन है, ये दो भी हमारे पास क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स। अगर आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से, देखो हमारे पास ये जो ब्यूट 1 इन है,
यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड है। देखो ये कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच है। मेरे कहने का मतलब है कार्बन नंबर 1 से शुरू होता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, ब्यूटवानिन। अब अगर दूसरे कंपाउंड में देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, जिस मर्जी साइड से नंबरिंग कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये जो हमारे पास डबल बॉन्ड है ये कार्बन नंबर 2 के साथ जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो सारी चीज़ें सेम है। कार्बन एटम्स का नंबर भी सेम है, हाइड्रोजन एटम्स का नंबर भी सेम है, डबल बॉन्ड पहले भी था, डबल बॉन्ड बाद भी है। दरअसल सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ, यहाँ पे डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई है। मेरी बात समझ पा रहे हो? देखो यहाँ पे पहले कंपाउंड में ना ये जो हमारे पास डबल बॉन्ड है ये कार्बन नंबर 1 के साथ आगे अटैच था, और अगर आप दूसरे कंपाउंड में देखोगे तो इसमें ये जो हमारे पास डबल बॉन्ड है ये कार्बन नंबर 2 के साथ अटैच है। सो यहाँ पे जिस बात को आपको समझना वो यही है कि हमारे पास क्या होता है, चीज़ें जो भी होती हैं वो एज इट इज़ सेम होती हैं, सिर्फ और सिर्फ उनकी क्या चेंज हो जाती है, पोजीशन। आई होप यू गॉट इट। अगर आपको ये बात आ गई समझ, इसके बाद हम चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टाइप के ऊपर। तो नेक्स्ट अगर आप देखोगे हमारे पास क्या, यहाँ पे है जी हमारे पास क्या, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ये जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है, ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन है इसे आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेना। अगर आपके बोर्ड में पूछेंगे तो बोर्ड के जो एग्जाम्स आते हैं उनमें आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? लेकिन यहाँ पे जो मेन काम की चीज़ है, जो क्रक्स है जिससे आपके सवाल निकलेंगे, वो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। तो देखो यार, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, पहले मुझे बताओ हम पढ़ क्या रहे हैं? सर हम पढ़ रहे हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे आपको एक बात समझ आनी चाहिए कि यहाँ पे जो चीज़ है जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है वो क्या है, फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे जिस चीज़ में गड़बड़ी आती है, जिस चीज़ को लेके वेरिएशन आती है वो क्या है, फंक्शनल ग्रुप। तो देखो यार यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं उन कंपाउंड्स में क्या होता है, उन कंपाउंड्स में जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होता है ना वो इंटायरली चेंज हो जाता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? आई मीन टू से कि आपको यहाँ पे 2 कंपाउंड दिए होंगे, उन 2 कंपाउंड्स में क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप ही चेंज होगा। जैसे एक में अल्कोहल दिखेगा और दूसरे में आपको ईथर दिख सकता है, या जैसे एक में अल्कोहल दिख रहा है दूसरे में कीटोन दिख सकता है। और अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स की तरफ देखोगे ना तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है जी हमारे पास, देखो यहाँ पे जिस चीज़ को आपको याद रखना क्या है, यहाँ पे सारी चीज़ें सेम होती हैं। दरअसल क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाता है, ठीक है। अब मुझे बताइए यहाँ पे आपको एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या दिख रहा है? सर हमें यहाँ पे दिख रहा है एक फंक्शनल ग्रुप कौन सा, अल्कोहल, और दूसरा क्या दिख रहा है, ईथर। ये जो हमारे पास अल्कोहल और ईथर्स होते हैं ना, ये हमारे पास क्या होते हैं, ये शो करते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? देखो अल्कोहल के अंदर हमने क्या लिया, इथेनॉल, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है, और हमने ईथर्स के अंदर क्या लिया, सर हमने यहाँ पे लिया डाई मिथाइल ईथर्स। ये जो हमारे पास अल्कोहल के अंदर इथेनॉल और ईथर्स के अंदर कौन सा, डाई मिथाइल ईथर, ये जो 2 कंपाउंड होते हैं ना ये हमारे पास शो करते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अच्छा मुझे बताइए यहाँ पे आपको इथेनॉल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है? सर हमें यहाँ पे ना अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, कौन सा, OH। और आप मुझे बताओ ये जो ईथर है, ईथर में आपको कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है? आप अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखना चाहिए ROR। ROR, ये जो ROR होता है ये हमारे पास क्या होता है, ये ईथर होता है। देखो यहाँ पे ये जो R और R है ना, इसकी जगह हमारे पास मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, बाकी कुछ नहीं है यहाँ पे फ़र्क। तो देखो यार यहाँ पे, तो देखो यार यहाँ पे आपको क्या दिखा, नंबर ऑफ एटम्स तो सेम है। तो यहाँ पे पता क्या होता है, इन एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट होती है, जिस अरेंजमेंट की वजह से हमारे पास पता क्या होता है कि ये जो डिफरेंट टाइप के हमें फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलते हैं। देखो यार यहाँ पे जिस बात को आपको समझना है वो पता क्या है, यहाँ पे हमारे पास सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम होती हैं, नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं वो सारे के सारे सेम होते हैं, उनका नंबर भी सेम होता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बदलती है उनकी क्या, अरेंजमेंट, उनकी पोजीशन। मेरी बात समझ पा रहे हो? उनकी पोजीशन बदलने से, उनकी अरेंजमेंट बदलने से हमारे पास हमें पता क्या होता है, डिफरेंट टाइप के नए फंक्शनल ग्रुप देखने को मिल जाते हैं। आई थिंक आपको ये बात आई होगी समझ। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर। देखो यहाँ पे ये जो हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, ठीक है, ये दोनों भी हमारे पास क्या शो करते हैं, ये शो करते हैं हमारे पास क्या, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे भी जैसे हमने ऊपर चीज़ें देखी वैसे ही चीज़ें यहाँ पे भी चल रही होंगी। देखो यहाँ पे ये जो हमारे पास एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड में जो हमारे पास क्या होता है, प्रोपेनॉल बनता। और अगर हम बात करें कीटोन की, तो कीटोन में जो हमारे पास क्या होता है, प्रोपेनोन, ठीक है। ये जो 2 कंपाउंड होते हैं ये भी हमारे पास क्या हमें शो करते हैं, ये भी शो करते हैं जी हमें क्या, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ये जो हमारे पास प्रोपेनॉल है, प्रोपेनॉल में अगर आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान से आप देखोगे तो आपको दिखना चाहिए हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है, कौन सा, CHO। और अगर आप यहाँ पे देखोगे हमारे पास क्या, कीटोन में, तो कीटोन में आपको ये आपको दिख रहा है कीटोन वाला, ये जिसे मैं मार्क कर रहा हूँ ये वाला ग्रुप, हाँ जी आपको दिखना चाहिए। तो ये आपको कीटोन ग्रुप भी दिख गया होगा। ये जो हमारे पास एल्डिहाइड और ये जो हमारे पास कीटोन के ये वाले 2 बंदे होते हैं, कौन कौन से, प्रोपेनॉल और प्रोपेनोन, ठीक है। ये दोनों के दोनों हमें क्या शो करते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। देखो इन दोनों कंपाउंड्स में चाहे आप बात करो हमारे पास क्या, कार्बन एटम्स की, चाहे आप बात करो हाइड्रोजन एटम्स की, चाहे आप बात करो ऑक्सीजन एटम की, वो आपको एक्जैक्टली सेम दिखने वाले हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे भी जैसे ऊपर आपने देखा एग्जैक्टली एज इट इज़, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, सारी चीज़ें सेम होती हैं एज इट इज़। यहाँ पे नंबर ऑफ जो एटम्स होते हैं वो भी एग्जैक्टली सेम होते हैं। यहाँ पे फ़र्क आता है उनकी अरेंजमेंट से। जब उनकी अरेंजमेंट डिफर हो जाती है ना, उसकी वजह से हमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलते हैं। आई थिंक ये बात आपके दिमाग में ना आस्ता आस्ता अच्छे से घुस रही होगी।
अब अगर आपको ये बात भी समझ आ गई कि हमारे पास एल्डिहाइड और ये जो कीटोन्स होते हैं ये भी हमें क्या शो करते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। दरअसल पता क्या हो सकता है, आपको ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हमारे पास ये कौन से दो कंपाउंड हैं जो हमें क्या शो करते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो आपको पता होना चाहिए जैसे हमारे पास कौन कौन शो करता है। जैसे ऊपर आपने देखा हमारे पास कौन सा एल्कोहल और ईथर, और नीचे आपने क्या देखा, एल्डिहाइड और कीटोन। ये हमें क्या शो करते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। आई थिंक आपको ये बात आई होगी समझ। अगर आपको ये बात आई समझ, इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे हमारे पास क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है हमारे पास क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर। ठीक है, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं और ये जो हमारे पास क्या होते हैं, एस्टर्स होते हैं, ये दोनों भी हमारे पास हमें क्या शो करते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। देखो ये जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होता है इसके अंदर जो हमारे पास कौन सा मेंबर होता है इसका, ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, मतलब जो 4 कार्बन वाला होता है। और अगर हम बात करें किसकी, एस्टर की, तो एस्टर के अंदर हमारे पास कौन सा होता है, जो हमारे पास होता है क्या, मिथाइल प्रोपेनोएट। ये जो दो बंदे होते हैं ना, एग्जैक्टली ये जो दो मेंबर्स होते हैं, ये जो दो बंदे होते हैं ये आपस में क्या शो करते हैं, ये भी शो करता है जी हमारे पास क्या, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे हमारे पास क्या, ये जो हमारे पास है कौन, ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड में आपको क्या दिख रहा है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहा है, सर हमें यहाँ पे दिख रहा है कौन सा, यहाँ पे आपको दिखना चाहिए हमारे पास क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। और अगर आप यहाँ पे देखोगे मिथाइल प्रोपेन O8 में, इसमें आपको यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, आपको यहाँ पे देखना चाहिए हमारे पास कौन सा, ये एस्टर ग्रुप आपको दिख रहा है। आई थिंक आपको ये दिखना चाहिए। अगर आप यहाँ पे इन दोनों कंपाउंड्स के ऊपर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे चाहे आप बात करो कार्बन आइटम्स की, चाहे आप बात करो हाइड्रोजन आइटम्स की, चाहे आप बात करो ऑक्सीजन आइटम की। ठीक है, इन तीनों आइटम्स का जो नंबर है वो आपको एक्जैक्टली सेम मिल रहा है। देखो यहाँ पे ना आपको कार्बन के 4 आइटम्स दिख रहे होंगे, हाइड्रोजन के 8 दिख रहे होंगे, ऑक्सीजन के 2 दिख रहे होंगे। इट मीन्स दैट जैसे मैंने यहाँ पे आपको ऊपर बोला ना कि हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो एक्जैक्टली सेम होते हैं। यहाँ पे फ़र्क आता है उनकी अरेंजमेंट से। जब उनकी अरेंजमेंट डिफर हो जाती है ना तो हमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलते हैं। आई थिंक आपको ये बात आई होगी समझ। अगर आपको यहाँ तक सारी बातें समझ आई, इसके बाद हम क्या करते हैं, हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप के ऊपर। तो देखो यार हमारे पास नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट हमारे पास है जी क्या, मेटामेरिज्म। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना, मेटामेरिज्म एक प्रॉपर्टी होती है एनिमल्स में भी। ठीक है, उसको इसके साथ मिक्स नहीं कर देना। देखो यार यहाँ पे ये जो मेटामेरिज्म की डेफिनेशन है, ठीक है, इसे आप अपने अकॉर्डिंगली लिख लेना। यहाँ पे जो मेन काम की चीज़ है, जो मुद्दे की बात है, जिसके थ्रू आपके क्वेश्चंस निकलेंगे, ठीक है, वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पे क्रक्स आपको दिख रहा है, देखो यहाँ पे ना आपको ये जो हमारे पास क्रक्स लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर आपको ध्यान देना। देखो यहाँ पे हमारे पास पता क्या होता है, देखो यहाँ पे ना मेटामेरिज्म वही फंक्शनल ग्रुप शो कर सकते हैं जो हमारे पास क्या हो सकता है, आगे दो तरह से कार्बन एटम से अटैच हो सके। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, आई मीन टू से मेटामेरिज्म ओनली वही कंपाउंड शो करते हैं जो हमारे पास क्या कंटेन करते हैं, डाईवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे अगर आप देखो कीटोन की तरफ, तो कीटोन हमारे पास क्या होता है, दो साइड से कार्बन से अटैच होता है। अब यहाँ पे ये चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर कट समझ आए उसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं जी एग्जाम्पल्स के ऊपर। अच्छा यहाँ ना एग्जाम्पल्स के ऊपर आने से पहले आप एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे क्या होता है, ये जो हमारे पास डाईवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं ना, इनके अराउंड जो हमारे पास क्या होता है, दो साइड से कार्बन आइटम से अटैच होते हैं। उन कार्बन आइटम्स की जो चेन होती है ना, उसमें भी वेरिएशन होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखना। और साथ में एक और चीज़ को याद रखना, यहाँ पे ये जो मेटामेरिज्म होता है ना, मेटामेरिज्म में ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है, जो हमारे पास जैसे कौन से कीटोन होते हैं, ईथर्स होते हैं और एस्टर होते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप एज इट इज़ सेम रहते हैं। दरअसल इनकी पोजीशन भी थोड़ी आगे पीछे हो जाती है। वो क्या और किस तरह से होता है वो भी हम देखते हैं आगे क्वेश्चंस के अंदर। अगर आप यहाँ पे देखोगे हमारे पास क्या, एग्जाम्पल नंबर 1 के ऊपर। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ यहाँ पे आपको एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या दिख रहा है, सर हमें ना यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 में दिख रहा है कीटोन के दो कंपाउंड्स। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, एक दिख रहा है पेंटेन 2 ऑन और दूसरा क्या दिख रहा है, पेंटेन 3 ऑन। ये जो पेंटेन 2 ऑन होता है और ये जो हमारे पास क्या होता है, पेंटेन 3 ऑन होता है, ये दोनों के दोनों हमारे पास क्या होते हैं, ये होते हैं जी हमारे पास क्या, मेटामर्स। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना तो आप यहाँ पे ईजिली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि हमारे पास यहाँ पे कौन से फंक्शनल ग्रुप अटैच है। देखो यार ये जो हमारे पास कंपाउंड नंबर 1 है कौन सा, पेंटेन 2 ऑन। ठीक है, ये जो हमारे पास कौन सा, पेंटेन 2 ऑन, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, सर हमें यहाँ पे कीटोन दिख रहा है, तो उसे मार्क कर लेते हैं। अब इसके अलावा आप मुझे बताओ ये जो हमारे पास कंपाउंड नंबर 2 है कौन सा, पेंटेन 3 ऑन, इस पेंटेन 3 ऑन में आपको कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, सर हमें यहाँ पे भी हमें कीटोन दिख रहा है, तो मार्क कर लो उसे। लो जी आपने यहाँ पे इसे भी मार्क कर लिया। देखो इसके बाद अब आपको जिस बात के ऊपर ध्यान देना है वो पता क्या, जैसा मैंने आपको ऊपर बोला, मैंने क्या बोला कि कंपाउंड्स को मेटामेरिज्म शो करने के लिए जो उसके अराउंड कार्बन आइटम्स की चेन होती है वो डिफर करनी चाहिए। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, ये जो पहले वाला कंपाउंड है कौन सा, पेंटेन 2 ऑन,
इसमें मुझे बताओ ये जो कार्बन एटम्स की चेन है इसमें आपको क्या दिख रहा है सर? इस साइड हमें दिख रहा है क्या? इस साइड आपको दिख रहा है 3 कार्बन एटम्स की चेन और इस साइड आपको क्या दिख रहा है? 1 कार्बन एटम्स की चेन। क्या ये बात सही है? हाँ जी। और अगर आप दूसरे कंपाउंड में देखोगे इसमें आपको क्या दिख रहा है सर? इसमें तो हमें एक साइड दिख रहा है 2 कार्बन एटम की चेन और दूसरी साइड आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे भी 2 कार्बन एटम्स की चेन। अब मुझे एक बात का जवाब दो, इन दोनों कंपाउंड्स में आपको कार्बन एटम्स की चेन सेम दिख रही है, डिफरेंट दिख रही है? सर हमें डिफरेंट दिख रही है। तो वही बात मैं आपको ऊपर बोल रहा था क्या, कि हमें यहाँ पे कंपाउंड्स को मेटामेरिज्म शो करने के लिए क्या होता है, उनमें कार्बन एटम्स की चेन डिफरेंट होनी चाहिए। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? तो ये जो हमारे पास दो कंपाउंड है, कौन सा? पेंटेन 2 ऑन और पेंटेन 3 ऑन, ठीक है। इन दोनों कंपाउंड्स में अगर आप बात करना चाहो एटम्स की तो वो आपको सेम दिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे कार्बन एटम्स को काउंट करो, चाहे आप हाइड्रोजन एटम्स को काउंट करो, चाहे आप ऑक्सीजन एटम्स को काउंट करो, उनका नंबर आपको एक्जैक्टली एज इट इज सेम दिखेगा। यहाँ पे क्या होता है, कार्बन एटम्स की जो चेन्स होती हैं वो डिफर कर जाती हैं, और उसके अलावा जो हमारे पास कंपाउंड में फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट होता है उसकी पोजीशन भी थोड़ी हिल जाती है, आई मीन टू से थोड़ी चेंज हो जाती है, थोड़ी आगे पीछे हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये जो हमारे पास दो कंपाउंड है, कौन सा? पेंटेन 2 ऑन और पेंटेन 3 ऑन, ठीक है। ये दोनों के दोनों हमारे पास यहाँ पे क्या, ये है जी मेटामर्स। सो आई थिंक आपको ये बात थोड़ी समझ आई होगी। तो यहाँ पे जिस बात के ऊपर आपको अच्छे से ध्यान देना है वो ये है कि हमारे पास क्या, यहाँ पे कार्बन एटम्स की जो चेन होती है वो डिफर होनी चाहिए, और दूसरे नंबर क्या, हमारे पास ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है उस फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन होती है वो भी हमारे पास क्या होना चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। अब अगर आपको यहाँ तक ये सारी बातें समझ आई ना, इसके बाद हम क्या करते हैं, हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगर आप यहाँ पे देखोगे हमारे पास क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे आपको दिख रहा है हमारे पास क्या, ईथर्स के दो कंपाउंड। एक दिख रहा है कौन सा आपको, इथॉक्सी इथेन, और दूसरा क्या दिख रहा है, मिथॉक्सी प्रोपेन। ये जो इथॉक्सी इथेन और मिथॉक्सी प्रोपेन होता है ना, ये दो भी हमारे पास क्या होते हैं, मेटामर्स होते हैं। अच्छा मुझे बताओ, ये जो इथॉक्सी इथेन और मिथॉक्सी प्रोपेन होता है ये होते क्या? सर ये दोनों के दोनों ईथर्स होते हैं। और ईथर्स क्या होते हैं? सर ईथर्स होते हैं ROR। अच्छा यहाँ पे आप मुझे एक बात का जवाब दें, ये जो हमारे पास पहला कंपाउंड है कौन सा, इथॉक्सी इथेन। इथॉक्सी इथेन में मुझे बताओ कार्बन एटम्स की चेन। सर यहाँ पे ना ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के इस साइड पे हमें दिख रहा क्या, 2 कार्बन की चेन, और यहाँ पे भी हमें दिख रहा क्या, 2 कार्बन एटम्स की चेन। अच्छा यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, ये जो हमारे पास दूसरा कंपाउंड है, इस दूसरे कंपाउंड में ऑक्सीजन के अराउंड कार्बन एटम्स की चेन बताओ। सर यहाँ पे हमारे पास इस साइड हमें दिख रहा क्या, 3 कार्बन एटम्स की चेन, और यहाँ पे क्या दिख रहा है सर हमें, और यहाँ पे हमें दिख रहा है क्या, 1 कार्बन एटम की चेन। क्या आपको ये बात आ रही है समझ? आई थिंक आपको ये बात आ रही होगी समझ। अब मुझे बताओ ओवरऑल मुझे बताओ, ये जो दो कंपाउंड्स हैं इन दो कंपाउंड्स में क्या कार्बन एटम्स की चेन सेम है या डिफरेंट है? सर डिफरेंट है। तो मेटामर्स होने के लिए हमारे पास क्या होता है, कार्बन एटम्स की चेन क्या होनी चाहिए सर, डिफरेंट होनी चाहिए। तो वो कंडीशन तो पहले ही फुलफिल होगी। अब अगर आप दूसरी कंडीशन देखोगे हमारे पास क्या, कि ये जो ऑक्सीजन एटम है इसकी अगर आप पोजीशन देखोगे ना, तो ये जो पोजीशन आपको दिख रही होगी हमारे पास क्या चेंज, यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा थोड़ी एक साइड, मतलब यहाँ पे 3 कार्बन एक साइड, यहाँ पे 1 कार्बन एक साइड। तो आई थिंक आपको ये बात आई होगी समझ के, हमारे पास पता क्या होता है, एक तो कार्बन एटम्स की चेन डिफरेंट होनी चाहिए, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, ये जो फंक्शन ग्रुप होता है उसकी पोजीशन भी हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट होनी चाहिए। तो आई थिंक आपको ये बात आई होगी समझ के, हमारे पास क्या, ये जो दो कंपाउंड है कौन से, इथॉक्सी इथेन और मिथॉक्सी प्रोपेन, ये दो हैं हमारे पास क्या, मेटामर्स, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, आगे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे जी अपनी नेक्स्ट टाइप के ऊपर। यहाँ पे अगर आप देखो, ये जो हमारे पास थर्ड एग्जांपल है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है सर, हमें यहाँ पे ना एस्टर्स दिख रहे हैं। अब मुझे बताओ, एस्टर्स में आपको दो कंपाउंड दिख रहे हैं, कौन कौन से दिख रहे हैं सर? हमें यहाँ पे एक दिख रहा है कौन सा, इथाइल इथेनोएट, और दूसरा क्या दिख रहा है, मिथाइल प्रोपेनोएट, ठीक है। ये जो हमारे पास इथाइल इथेनोएट है और दूसरा कौन सा, मिथाइल प्रोपेनोएट है, ये दो भी आपस में क्या होते हैं, मेटामर्स होते हैं। अच्छा सबसे पहले आप मुझे इस बात का जवाब दो, हमारे पास एस्टर्स क्या होते हैं? सर एस्टर्स हमारे पास क्या होते हैं, RC डबल बॉन्ड O, आगे उसके O, और उसके आगे क्या होता है, R। अब ये जो हमारे पास R और R ग्रुप होते हैं ये सेम भी हो सकते हैं, ये डिफर भी हो सकते हैं। देखो यहाँ पे ये जो हमारे पास एस्टर्स होते हैं, एस्टर्स में मेटामर्स लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। यहाँ पे आपको ये जो सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम दिख रहा है, हाँ जी सर दिख रहा है, इस सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम के अराउंड हम मेटामर्स देखते हैं। यहाँ पे देखो यार, कहने का मतलब यार, ये जो हमारे पास गिवन दो कंपाउंड है, कौन कौन सा, इथाइल इथेनोएट और दूसरा कौन सा, मिथाइल प्रोपेनोएट, ये दो आपस में क्या, मेटामर्स हैं। अब यहाँ पे जिस चीज़ को आपको समझना है ना, वो ये है कि यहाँ पे मेटामर्स देखने का तरीका थोड़ा यूनिक चलता है। अब वो क्या यूनिक चलता है, देखो यहाँ पे ना ये जो ऑक्सीजन एटम जिसे मैं मार्क कर रहा हूँ, इसके अराउंड हम देखते हैं क्या, मेटामर्स। अच्छा यहाँ पे मुझे बताओ, ये जो हमारे पास पहला कंपाउंड है, पहले कंपाउंड में ये जो हमारे पास सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम है, इसके अराउंड कार्बन एटम की चेन अगर आप देखोगे, इसके राइट साइड पे आपको कितने कार्बन एटम की चेन दिख रही है सर? हमें 2 कार्बन एटम्स की चेन दिख रही है। और इसके लेफ्ट साइड पे आपको कितने कार्बन एटम की चेन दिख रही है सर? यहाँ पे भी हमें 2 कार्बन एटम्स की चेन दिख रही है।
अब इसके बाद आप दूसरे कंपाउंड की तरफ आ जाओ। ये जो हमारे पास दूसरा कंपाउंड है, इस दूसरे कंपाउंड में मुझे बताओ ये जो ऑक्सीजन आइटम है इसके अराउंड कार्बन आइटम्स की चेन। सर यहाँ पे राइट साइड पे हमें क्या दिख रहा है, 3 कार्बन आइटम्स की चेन, और लेफ्ट पे हमें क्या दिख रहा है, 1 कार्बन आइटम की चेन। क्या ये बात सही है? हाँ जी। अब मुझे बताओ ओवरऑल इन दो कंपाउंड्स में कार्बन आइटम की चेन क्या डिफरेंट है? हाँ जी सर डिफरेंट है। और इसके अलावा मुझे बताओ ये जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप का अगर आप ऑक्सीजन आइटम की पोजीशन देखोगे क्या वो भी डिफरेंट है? हाँ जी सर डिफरेंट है। तो ये जो हमारे पास गिवन दो कंपाउंड है ये भी आपस में क्या हुए सर, ये भी हमारे पास क्या हुए, मेटामर्स हुए। और ये जिस प्रॉपर्टी को शो करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मेटामेरिज्म। आई होप आपको ये मेटामेरिज्म का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये सारी बातें यहाँ तक अच्छे से क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ आई, इसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप के ऊपर। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना हमारे पास नेक्स्ट टाइप, तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है जी, टॉटोमेरिज्म। ध्यान से सुनना, ये जो टॉटोमेरिज्म है ये आपके सिलेबस में अगर आप बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो तो आपको ज़्यादा नहीं आएगा। अगर आप नीट के लिए पढ़ रहे हो, जेई के लिए पढ़ रहे हो, तो आपको यहाँ से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि आपको यहाँ से आएगा ही आएगा, ठीक है। अब ये जो टॉटोमेरिज्म है इसे मैं यहाँ पे थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा और इसके लिए आपको एक सेपरेट डिटेल वाइज वीडियो मिल जाएगी। तो देखो यार यहाँ पे ये जो है टॉटोमेरिज्म, इसकी जो डेफिनेशन है उसे आप अपने अकॉर्डिंगली लिख लेना। यहाँ पे जो काम की चीज़ है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आपको समझनी है वो पता क्या। तो देखो यार टॉटोमेरिज्म हमारे पास वही कंपाउंड शो करते हैं जो हमारे पास क्या होता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। अब ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या चीज़ होती है? देखो डायनेमिक इक्विलिब्रियम का सिंपल मतलब यही होता है कि एक ही कंपाउंड जो एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना और इंटरचेंज करता है अपने आप को, उस कंपाउंड को, उस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। और ऐसे कंपाउंड जो हमारे पास डायनेमिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं वही हमें टॉटोमेरिज्म शो करते हैं। देखो डायनेमिक इक्विलिब्रियम का सिंपल मतलब यही होता है कि हमारे पास ऐसे कंपाउंड जो एक से ज़्यादा फॉर्म में इक्विलिब्रियम पोजीशन पे एग्जिस्ट करते हैं और आपस में वो इंटर कन्वर्ट हो रहे होते हैं। कहने का मतलब है एक कंपाउंड है वो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो मतलब ऐसे कंपाउंड जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं और आपस में इंटरचेंज हो रहे होते हैं, ठीक है, वैसे कंपाउंड जो होते हैं एग्जैक्टली वही हमारे पास क्या शो करते हैं, टॉटोमेरिज्म। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? आई थिंक आपको ये बात आ रही होगी समझ, और ये बात आपको ज़्यादा क्लियर कट समझ आएगी जब हम आगे एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं। तो देखो यार ये जो हमारे पास टॉटोमेरिज्म आता है इसकी डिफरेंट टाइप्स आती हैं, डिफरेंट टाइप के यहाँ पे सिस्टम पढ़ने होते हैं, 1-5 सिस्टम, 1-3 सिस्टम, वो मैं उस सेपरेट वीडियो में डेफिनेटली अच्छे से डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे आप एक बात याद रखना, जो हमारे पास फेमस टाइप का टॉटोमेरिज्म होता है वो हमारे पास क्या होता है, कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म। देखो ये जो हमारे पास कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म है इसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म के अंदर आपको एक कंपाउंड दिख रहा होगा। देखो यार ये जो गिवन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये हमारे पास आगे फर्दर हमारे पास दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है एट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। एक हमारे पास कीटोनिक फॉर्म है और दूसरा कौन सा, इनोलिक फॉर्म है। तभी हमारे पास ये कीटो इनोल फॉर्म बन पाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? यहाँ पे अगर आप देखोगे ना ये जो गिवन कंपाउंड है, इस गिवन कंपाउंड को जैसे मैंने लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है, इस लेफ्ट साइड में आपको कंपाउंड की अरेंजमेंट में कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है? सर हमें यहाँ पे कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है। आपको यहाँ पे कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप दिखना चाहिए। और अगर आप यहाँ पे इक्विलिब्रियम के दूसरी साइड पे देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक और कंपाउंड दिख रहा है। ये जो दूसरा कंपाउंड दिख रहा है इस कंपाउंड में देखो आपको क्या दिख रहा है, सर हमें यहाँ पे दिख रहा है एक तो अल्कोहलिक ग्रुप दिख रहा है कौन सा, OH, और दूसरा हमें क्या दिख रहा है, डबल बॉन्ड। देखो डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं, इन, और अल्कोहलिक ग्रुप के लिए हम क्या लिखते हैं, ओल। क्या बात सही है? अब जब आप इन दोनों वर्ड्स को अरेंज करते हो ना हमारे पास, और ये पहले वाला वावल कट जाता है और ये हमारे पास कंप्लीट जो फाइनल स्ट्रक्चर इस कंपाउंड का बनता है उसमें जो इसका नाम आता है वो क्या आ जाता है, वो इनोल। तो देखो यार यहाँ पे ये जो दो गिवन कंपाउंड्स हैं इन दोनों गिवन कंपाउंड्स में चाहे आप बात करो कार्बन आइटम्स का नंबर, चाहे आप बात करो हाइड्रोजन आइटम्स का नंबर, चाहे आप बात करो ऑक्सीजन आइटम का नंबर, वो आपको एग्जैक्टली सेम दिखेगा। यहाँ पे पता है फ़र्क किस चीज़ का आता है? फ़र्क इस चीज़ का आता है ये जो गिवन कंपाउंड है इस गिवन कंपाउंड की जो दो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, एक आती है कौन सी, कीटोनिक फॉर्म, और दूसरी कौन सी आती है, इनोलिक फॉर्म। ये जो हमारे पास कीटोनिक और इनोलिक फॉर्म होती है ना ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल होती हैं, इंटरचेंजेबल होती हैं एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? बाकी यहाँ पे एटम्स के नंबर में कोई फ़र्क नहीं होता, एटम्स का नंबर एज इट इज़ एग्जैक्टली सेम होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे एटम्स का नंबर सेम होता है जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम हो जाता है। और उसके बाद जब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो जाता है फिर उसके बाद तो हम जानते हैं कि जिन कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है वो आपस में क्या होता है, वो आपस में तो आइसोमर बन जाते हैं। क्या ये बात सही है? हाँ जी बिल्कुल सही है। और ये जो कंपाउंड है ये आपस में क्या होते हैं, आइसोमर, और यहाँ पे हम इन्हें क्या कहते हैं, टॉटोमर्स। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? और इसके बाद जो बाकी का बचा हुआ आइसोमेरिज्म का पार्ट है उसे हम अगली वीडियो में अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।